हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आज मैं आपके लिए फिर 20 क्वेश्चन का एक सेट लेकर आया हूँ। ये जितने भी 20 क्वेश्चन होंगे इसमें से कुछ आपको बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे और कुछ करंट क्वेश्चन मिलेगा, यानी पिछले 2 या 3 दिन का करंट क्वेश्चन रहेगा। 3 क्वेश्चन आपको यहाँ करंट मिलने वाले हैं, बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी और बिहार स्पेशल का क्वेश्चन होगा। तो पहला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो इसका आंसर बताइए जी मनीषा, कितना दिन? आंसर 24 दिन। इसका आंसर होगा 24 दिन। अब दांडी यात्रा 24 दिन चली थी, तो इसके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। दांडी यात्रा का बात किया जाए तो गांधी जी साबरमती यानी गुजरात के साबरमती से दांडी अपने कुल 78 लोगों के साथ यात्रा करना स्टार्ट किए थे। और यह स्टार्ट हुआ था यात्रा, कब स्टार्ट हुआ था यात्रा? कब स्टार्ट हुआ था? कब स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च, बिल्कुल सही। 12 मार्च से स्टार्ट होकर 6 अप्रैल तक ये यात्रा चलने वाली थी और ये यात्रा चली। इसमें टोटल 78 लोग थे। इतने दिनों से लेके इतने दिनों तक यात्रा चली। साबरमती से दांडी चली थी। अगर दूरी पूछा जाए तो ये 384 किलोमीटर की यात्रा थी। और अगर मील पूछा जाए, कभी कभी मील पूछ दिया जाता है, तो 240 मील तक यात्रा किया गया था। 1 मील बराबर जो होता है हमारा, वो होता है 1.6 किलोमीटर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कि दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने लोग थे, कब से कब तक किया गया, कितनी दूरी तय की थी। ठीक है, और ये ही इसी यात्रा, अब ये क्वेश्चन पूछता है कि दांडी यात्रा किस आंदोलन का हिस्सा था? तो किस आंदोलन का हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, जो 1930 में चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, रचयिता आपसे पूछ रहा है कि रचयिता कौन थे? कौन था रचयिता? आयुष कौन था जी? राम प्रसाद बिस्मिल। हाँ, बिस्मिल साहब थे। इसका आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल। मैं आपको बता दूं कि ये सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, वास्तव में ये राम प्रसाद बिस्मिल की कविता है ही नहीं। एक थे बिस्मिल अजमद, ये पटना के एक शायर थे, प्रसिद्ध शायर। उन्होंने ही ये गजल को लिखा था, लेकिन ये गजल जो है सरफरोशी की तमन्ना, ये राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा प्रसिद्ध कर दिया गया, इसलिए लोग सोचते हैं ये इनके द्वारा लिखी गई थी, लेकिन ये इनके द्वारा लिखी नहीं गई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात मतलब विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? बंगाल विभाजन से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि बंगाल का विभाजन हुआ कब तक? कब हुआ था शारदा बंगाल विभाजन? 1905। बिल्कुल सही, बंगाल का विभाजन हमारा हुआ है 1905 में। मैं थोड़ा कलम यहाँ पर थोड़ा बता दे, 1905 में बंगाल का विभाजन। एक तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा, बंगाल विभाजन के समय गवर्नर कौन था? कौन था गवर्नर? कौन था? लॉर्ड कर्जन। इसके समय जब बंगाल विभाजन हो रहा था, उस समय गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन साहब। कभी कभी लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल पूछ लेगा, तो कार्यकाल याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था कब से कब तक? 1899 से लेकर 1905 तक, ये उनका कार्यकाल है कर्जन साहब का। जब कर्जन साहब ने ये ऐलान किया था बंगाल का विभाजन होगा, तो कुछ देशभक्तों ने ये पहले से ऐलान कर दिया था। बंगाल का विभाजन एक्चुअल में हुआ है 16 अक्टूबर 1905 को, लेकिन अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग में यह तय किया गया कि अगर बंगाल विभाजन होता है तो हम एक आंदोलन शुरू करेंगे, और वो आंदोलन कौन सा होगा? स्वदेशी आंदोलन होगा। बंगाल विभाजन जब फाइनली कर दिया गया तो ये आंदोलन शुरू कर दिया गया। और टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर ही हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने आपस में उस दिन राखी का दिवस भी मनाया था। ठीक है, तो वो एकता का एक स्वरूप प्रदर्शित किया गया था स्वदेशी आंदोलन में। इस आंदोलन में हुआ क्या था? तो स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग किया गया था और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा किस व्यक्ति ने दिया था? इसका आंसर आप हमें कमेंट में कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? INA
INA का फुल फॉर्म होता है आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी। इसके पक्ष में कौन से वकील थे? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा भोला भाई देसाई। INA के पक्ष में हुआ क्या था कि सादुल्ला थे, अहमद थे और एक और लोग थे, एग्जैक्ट उनका नाम 3 लोग थे, जिनके विरोध में अंग्रेजों ने देश विरोधी मुकदमा जारी किया और दिल्ली के लाल किले के पास न्यायालय भवन में एक मीटिंग बुलाई और इन तीनों को फांसी की सजा सुना दी गई। लेकिन भोला भाई देसाई ने क्या किया? एक संस्था का गठन किया जिसका नाम था INA, इंडियन नेशनल आर्मी, और इसके तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक और व्यक्ति थे, 2 व्यक्ति और थे, एक थे बटू केशवर्धन, एक थे भोला भाई देसाई, एक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन तीनों ने मिलकर जन सभा बुलाई और ये जनसभा इतनी जोरदार थी कि वो तीनों लोग के प्रति मुकदमा होने के बाद जुर्माना, मतलब उनको फांसी की सजा देने के बाद भी बाइज्जत बरी कर देना पड़ा। तो ये काम किए थे कौन? भोला भाई देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बता दीजिए विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावी होता है, सब लोग जानते हैं, विटामिन A, B, D या K। तो कभी कभी तो आपसे पूछ लेगा साइंटिफिक नाम। विटामिन A को हम लोग रेटिनॉल कहते हैं, जिससे रतौंधी होती है, सब लोग जानते हैं। विटामिन A की खोज फंक ने किया था, विटामिन की खोज ही फंक ने किया था, और विटामिन A और विटामिन B दोनों की खोज फंक ने किया था। विटामिन B को थायमिन बोलते हैं, विटामिन C को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, और विटामिन K को क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल की फ्लोकोबिन, क्या बोलते हैं जी? टेकोफेरॉल की फ्लोकोबिन है, फ्लोक्लोबिन। विटामिन K को फ्लोक्लोबिन बोलते हैं और ये रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन K। विटामिन K अगर आपको लेना है तो क्या ले सकते हैं? वीन में होता है विटामिन, या हरी सब्जियों में विटामिन K आपको इजिली मिल जाएगा। विटामिन K की कमी से क्या होता है ना, जब आपके हाथ या पैर में कट पड़ जाएगा तो आपके रक्त कंटिन्यू फ्लो होता रहेगा। इसमें जो हमारा थ्रम्बोसाइट होता है ना, जिसको थ्रम्बीन कहते हैं, उसकी कमी शरीर में हो जाती है रक्त में, जिससे हमारा रक्त थक्का नहीं बना पाता। अब एक क्वेश्चन आता है कि कटने के बाद कुछ देर दबाने पर रक्त का थक्का जम जाता है, शरीर में जो रक्त फ्लो करता है वो खुद थक्का नहीं जमा पाता, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण क्या होगा? हिपैरिन। हमारे ब्लड में हिपैरिन नामक तरल पदार्थ पाया जाता है जो रक्त को क्लॉट करने से रोकता है। लेकिन अगर जब आपको सांप काट लेगा तो सांप के जहर में न्यूरोटॉक्सिन नामक होते हैं एक एंजाइम, जो हिपैरिन को मार देता है और प्लेटलेट्स को क्लॉट कर देता है, और हमारे शरीर के अंदर रक्त के जमने से हृदयघात हो जाता है और मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? विटामिन K। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला सेक्स हार्मोन कौन से इसमें? तो बिल्कुल सही, हाँ, महिला सेक्स, ये पुरुष सेक्स हार्मोन ये है एस्ट्रोजन, महिला सेक्स हार्मोन। एस्ट्रोजन क्या करता है? महिलाओं के मासिक धर्म को भी नियंत्रित करता है, और ये एस्ट्रोजन जो है वो अट्रैक्शन का भी क्या काम करता है महिलाओं में। तो इसका आंसर होगा एस्ट्रोजन। ये बहुत बार पूछा गया है, महिला सेक्स हार्मोन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? पार्किंसन बीमारी, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, मैं ये क्वेश्चन बनाया नहीं हूँ, ठीक है ना, ये प्रीवियस ईयर का साइंस का क्वेश्चन है और ये पार्किंसन बीमारी दिखता भी है, ठीक है। तो इसमें नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो वो थे आर्किड का ऑर्बिट कार्लसन, इनको दिया गया था, इनके लिए नोबेल पुरस्कार का प्राइज। अगला क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि खराबी किसी कमी के कारण होता है? क्या होगा इसका आंसर? क्या? आयोडीन, बिल्कुल सही। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो थायराइड ग्रंथि हमारे थ्रोट यानी गले में पाया जाता है। आयोडीन की कमी के कारण हमें क्या होता है? थायराइड ग्लैंड होता है जिसमें घेघा रोग हो जाती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। अच्छा, आयोडीन नमक में होता नहीं है, बल्कि आयोडीन नमक में मिलाना पड़ता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि आयोडीन लिटमस पेपर के रंग को कैसा कर देता है? तो आयोडीन लिटमस पेपर के रंग को नीला कर देता है, यानी आयोडीन एक क्षार है। अगर आयोडीन बेस नहीं एसिड होता तो वो लाल कर देता। आपको पता होगा ना लिटमस पेपर। अच्छा, लिटमस पेपर से क्वेश्चन आता है, ये है कि लिटमस पेपर हमें मिलता कहाँ से है? तो लाइकेन से मिलता है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि लाइकेन है क्या? पिछले बार एक क्वेश्चन पूछा था 67 में, शायद बीपीएससी पूछा है कि लाइकेन किन के मिलने से बना होता है, पूछा हुआ है ना। तो हाँ,
लाइकेन बना होता है कवक प्लस शैवाल के मिलने से, और ये सहजीवी होते हैं। इनका जोड़ी इतना अच्छा होता है कि अगर एक दोनों में से एक खत्म हो गया ना तो दूसरा अपने आप मर जाएगा। ये होता है पेयर, ठीक है। और आज का पेयर तो आपको पता है। कवक क्या करता है, तो कवक एनर्जी मतलब जल और खनिज लवण देता है शैवाल को, और शैवाल आप पता है शैवाल का रंग हरा होता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करता है। इससे भोजन तैयार होता है, और जो भोजन होता है ये दोनों आपस में बांट लेते हैं। तो इसे कहते हैं सहभोजिता की प्रक्रिया। एक नहीं रहा तो दूसरे अपने आप समाप्त हो जाएगा, नेचर से ही लुप्त हो जाएगा। हमारे यहाँ तो एक नहीं रहा तो दूसरा तैयार है ना। खैर, अब लिटमस पेपर क्या है, तो लिटमस पेपर से हम किसी भी मटेरियल का एसिडिक नेचर और बेस नेचर का पता करते हैं। एसिडिक बेस लिटमस पेपर होता है 0 से लेकर 14 तक। 7 में जो होता है उसे न्यूट्रल कहते हैं, जैसे आंसू तो जल हमारा हो गया। 7 से कम को एसिड कहते हैं, और 7 से ज़्यादा के बीच को बेस कहते हैं। तो आप हमको बस इतना बता दीजिए कि आप जो आंसू आपका है, पता नहीं वो झूठा है कि सच्चा, आंसू क्या होता है, बेस होता है कि साल्ट होता है, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा, और उसका पीएच मान भी बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र। ये जीव की प्रॉपर्टीज है। अगर जीव कट गया ना तो फिर स्वाद वाद नहीं लगने वाला, फिर कुछ भी खाओ पता नहीं चलेगा। तो अब जीव का स्ट्रक्चर तो यार कोई भी बना देगा, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। जीव का स्ट्रक्चर को हम अगर इसको अलग अलग करें तो एक स्ट्रक्चर ये होता है, एक स्ट्रक्चर ये होता है, और ये किनारे किनारे में होते हैं। ये टेस्ट बड होते हैं। स्वाद की कलिकाएं, जीभ पर पाया जाता है स्वाद की कलिका। अगर हम मीठा का बात करें तो सबसे आगे मीठा ही होता है। एक बच्चा हमसे पूछ लिया कि सर मिठाई अगर जीभिया के आगे में सटे बे तो मीठा लगता कि दिखता है, तो ठीक है ये मीठा लगता है, ये सेक्शन मीठा वाला होता है, लेकिन वो बोल रहा था कि सर तीखा लग रहा था हमको। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो पढ़ाया गया है या जो बुक्स बता रहा है वो भी हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्षेत्र मीठा होता है। कड़वा क्षेत्र होता है हमारे, ये कड़वा पूछ रहा है ना, कड़वा ये होता है, और नमकीन क्षेत्र ये होता है। तो याद रखिएगा, आपसे कभी भी स्वाद की कलिकाओं के बारे में पूछे कि जीभ पे कौन सी स्वाद की कलिकाएं कहाँ रहती है, तो याद रखिएगा आगे के क्षेत्र में मीठा होता है, बगल में नमकीन होता है, और कड़वा पीछे होते हैं। कड़वे लोग सब पीछे पीछे ही होते हैं, ठीक है। और जबान पे सबका आगे क्या क्या रहेगा, मिठास, अब पीछे में क्या रहेगा, कड़वाहट। तो ये नेचर है, और नेचर सही चीज बता रहा है आपको। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीभ के पश्च भाग यानी पीछे का भाग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला आदमी से चांद पर अपना पैर रखा था। बड़ा कंट्राडिक्शन है जी, मतलब कैसे ऐसे हो सकता है। चांद पे कितने लोग गए थे, कितने लोग गए थे, 2 लोग गए थे चांद पे। वो जो यान था वो कौन सा यान था, तो एक हमारा सैटेलाइट था PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से एक रॉकेट छोड़ा गया था जिसका नाम था C11। ये चांद के लिए छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था ये, तो 1969 में छोड़ा गया था। और इस पे सवार 2 व्यक्ति थे, एक नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, ठीक थे, और एक एल्ड्रिन साहब थे, वज एल्ड्रिन, दोनों गए थे। अब कहा यह जाता है ना कि आर्मस्ट्रॉन्ग साहब पहले उतरे थे, एल्ड्रिन साहब अपने रॉकेट में ही रह गए थे कि नहीं भाई अपना तुम देख लो क्या है नहीं है, एलियन वेलियन मिले भाई पहले तुम निपट के आओ, ठीक है। अब ये छोटा सा डर के कारण ये जो वज एल्ड्रिन है, शायद ही इनका नाम आप लोग जानते होंगे या कुछ लोग जानता भी होगा, मोस्ट ऑफ द लोग तो नहीं जानते हैं। चांद पे सबसे पहले कौन गया, तो नाम आता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग का, इन्हीं का नाम आता है। एल्ड्रिन साहब को कोई नहीं जानता है, ठीक है, लेकिन हम जैसे लोगों को जानना है, ठीक है। एल्ड्रिन साहब भी गए थे, जब वो लोग लौट कर आए थे ना तो एक मिट्टी लेकर आए थे, चांद का जो सतह का मिट्टी था उसको लेकर आए थे, और उससे ये पता लगाया गया था कि चांद की वास्तविक आयु कितनी है, 6.5 मिलियन वर्ष, ठीक है। अगर इसे ईयर में कन्वर्ट किया जाए तो 460 करोड़ साल पुराना है हमारा चांद, 460 करोड़ बरस, ठीक है। एक होता है आयु ज्ञात करते हैं जीवाश्म ईंधन का, तो जीवाश्म ईंधन की आयु हम ज्ञात करते हैं C14 से। जीवाश्म ईंधन का, ये जीवाश्म थोड़ी है, ये तो उल्का पिंड है ना, इसकी आयु ज्ञात करते हैं यूरेनियम डेटिंग से। एक होता है कार्बन डेटिंग, एक होता है यूरेनियम डेटिंग। तो यूरेनियम डेटिंग से ग्रह, पिंड या चट्टानों की आयु का पता लगाया जाता है। यहाँ हम नील आर्मस्ट्रॉन्ग का बात कर रहे हैं कि चांद पर सबसे पहले कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था, 1969 में ये गए थे
पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से गए थे, जिसका नाम था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 11। ठीक है, याद रखिएगा, अपोलो 11 जिसे हम लोग कहते थे, अपोलो 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या, ये बड़ा फेवरेट, पता नहीं आयोग को कितना पसंद आता है न्यूट्रॉन को पता करने में। एक तो मैथ में एक्स फाइंड करने के लिए दे देता है, यहाँ पे न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए देता है। हाँ, अब मैथ में देखना, बार बार आपको बोल देगा ना एक्स फाइंड करो एसएससी के एग्जाम में, ठीक है, बेचारा एक्स सुन के तो पहले परेशान हो जा रहा है, फाइंड क्या करेगा। यहाँ पे अच्छा है हम लोग के साथ कि कम से कम न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए दे रहा है। अच्छा, न्यूट्रॉन होता क्या है, न्यूट्रॉन पे किस बेस के चार्ज होते हैं, तो देखते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, बेसिक बातें आप जानते होंगे। अगर आप किसी भी एलिमेंट का कोर का बात करें तो एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि किसी भी एलिमेंट के कोर में कौन सा ये पाया जाता है, कण। तो अगर कण का बात करें तो किसी भी एलिमेंट के कोर में यानी केंद्र में एक न्यूट्रॉन होते हैं और एक प्रोटॉन होते हैं, और इसके चारों ओर जो होता है, इसके चारों ओर सर्कल में कौन चक्कर लगाता है, तो इसके चारों ओर सर्कल में भैया इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 18 32, आप सुने भी होंगे KLMN। ठीक है, ये सब आप जानते हो, हम जान रहे हैं, ठीक है, बढ़िया बात है। यहाँ पूछ रहा है न्यूट्रॉन के बारे में कि न्यूट्रॉन का पता हम कैसे लगाएं। ये दिया हुआ है, यहाँ पे आपको सब दे दिया है, समस्या वाली बात नहीं है। न्यूट्रॉन पता लगाने के लिए कुछ नहीं करना होता है, ये आपका है एटॉमिक वेट और ये है एटॉमिक नंबर। तो इसमें क्या करते हैं, सिंपली एटॉमिक वेट से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं, न्यूट्रॉन पता चल जाएगा। तो एटॉमिक वेट कितना है हमारा सर 242, एटॉमिक नंबर कितना है हमारा 94, इसमें से घटा दीजिए कितना नंबर आएगा, तो सीधे दिख रहा है 148। ये हमारा इसमें न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन पूछ ले, प्रोटॉन कितने हैं, तो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या। एटॉमिक नंबर कितना है 94, प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी 94, खत्म। न्यूट्रॉन उसका फेवरेट है, बार बार पूछेगा आपसे, और पूछेगा ना तो सब कुछ दे देगा। अरे भैया आप ये कर देते ना कि ये पोलोनियम है, उसका परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान नहीं देते, तब बच्चा सोचता। आप ये तो पोलोनियम दिया है ना, वो बार बार यूरेनियम देता है, बार बार अक्सर ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, लाइट कट गया था, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे ये था। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात कर लिए थे। पूछ रहा था न्यूट्रॉन बताइए कितना है, न्यूट्रॉन के बारे में बात कर लिए थे। अब इसमें पूछ रहा है कि बता दिए अगला क्वेश्चन में क्या है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संस्था में भाग लिया था। अच्छा लग रहा है ना, इजी क्वेश्चन है ना। स्वामी विवेकानंद, आंसर भी मार दीजिएगा ना। एक बात आपको पता है, स्वामी विवेकानंद के पास धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पैसा भी नहीं था। राजस्थान के एक राजा थे अजीत सिंह, अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद को भाड़ा दिया था कि भाई जाइए आप शिकागो, वहाँ धर्म सम्मेलन में हिस्सा लीजिए। और जैसे ही स्वामी विवेकानंद ने अपना संबोधन किया था ना, भाइयों एवं बहनों कहकर, सारे लोग शिद्दत से विवेकानंद को सुनने लगे थे। ठीक है, ऐसे ऐसे हंसते हुए इतिहास में हमारे धरती पर, खास करके भारत में, कि जब वो निकलते थे ना तो उनके पीछे एक हुजूम निकलता था। और आज का तो आपको तो पता है नेता लोग कैसे कैसे हैं। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वहाँ नहीं करना बात। 1923 के स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था पता है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए कल के लिए होमवर्क में छोड़ा था। कल मैं गया अधिवेशन आप लोग को बता रहा था और उसमें पूछा था कि गया अधिवेशन 1922 में हुआ है ना, तो उसमें पूछा था उसके अध्यक्ष कौन थे। कौन थे, लोग कमेंट भी किए थे, कौन थे गया अधिवेशन के अध्यक्ष, चित्तरंजन दास थे, बिल्कुल सही। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर ही स्वराज पार्टी का गठन गया अधिवेशन के बाद किया था। गया अधिवेशन में मुठभेद मतलब मन मुटाव हो गया गांधी जी के बीच और चित्तरंजन दास के बीच, जबकि चित्तरंजन दास गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे। मन मुटाव इस बात पे हुआ कि गांधी जी कह रहे थे कि भाई हम ब्रिटिश का बात मानेंगे, जो प्रांतीय चुनाव करवाना चाहते हैं हम उसके पक्ष में नहीं है, ये कहना चाह रहे थे कि हम उसके पक्ष में हैं। अब ये क्या किया, कांग्रेस इस्तीफा देकर अपना एक नया पार्टी बना लिए, स्वराज पार्टी का गठन कर लिए। और मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं वो इनके साथ चले जाए, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के साथ रह गए। तो एक समय ऐसा भी आया जब पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने पिताजी के अगेंस्ट चले गए थे गांधी जी के साथ। ठीक है, तो होता है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि होता है। और इनका डिसीजन अपने हिसाब से इन लोग, अब बाद में इन लोग को ऐसा लगा कि नहीं भाई हम लोग गलत हैं, तो फिर बाद में ये मामला सुलझा लिया गया था। तो खैर अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसने इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया है, की रचना किसकी है। इंडिगो
ये बंगाल के बारे में बात कर रहा है, ये इंडिको के बारे में बात कर रहा है, बंगाल के बारे में। और इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे दीनबंधु मित्र। और इंडिको एक बिहार में था, चंपारण आंदोलन, नील की खेती, जो कल भी एक क्वेश्चन आया था, यहाँ भी एक क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो इंडिगो का चित्रण जो नील दर्पण था ना, ये बंगाल के किसानों के बारे में यहाँ पे हालात बताने की कोशिश किए थे दीनबंधु मित्र ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सब क्वेश्चन को मैं लंबा नहीं करने वाला, नहीं तो फिर आप लोग इरिटेट होने लगोगे, वीडियो बीच में ही छोड़ दोगे। ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। इंडिगो को देख रहे हो, बार बार आ रहा होगा, कांग्रेस अधिवेशन देख रहे हो, बार बार आ रहा है। ये हम नहीं दे रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर का बीपीएससी ही दिया है। नेक्स्ट, 1960 के प्रतिसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेज द्वारा किसके खिलाफ हुआ था? वांडीवास का युद्ध सब जानते हैं, एक हुआ था बेदरा का युद्ध, है ना, और एक हुआ था वांडीवास का युद्ध। बेदरा के युद्ध में डच साफ, वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी साफ। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। जब ये युद्ध हार जाता है फ्रांसीसी, तो फ्रांसीसी का जो क्षेत्र था पांडिचेरी, जिसमें पांडिचेरी, कराईकल, यमन और माहे चारों क्षेत्र आते थे, सब क्षेत्र को वो अंग्रेज को दे दिया। भैया बोला हम चलते हैं, ठीक है तुम ही राज करो। तो यहाँ पर बेदरा की युद्ध, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस अधिनियम के बाद भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया गया? यही वो समय था जब से आज तक हिंदू और मुस्लिम चलता आ रहा है। ये जो समय था ना, 1909 का जो समय था, ये देश में ऐसा अंग्रेजों ने एक खेल खेला ना, जिसे कहते हैं हम लोग डिवाइड एंड रूल। हमारे अनपढ़, गवार, जाहिल नेता लोग आज भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और आपस में भाइयों को लड़वा रहे हैं, ठीक है। हसदेव जंगल कट रहा है, उसके बारे में एक आवाज़ नहीं हम लोग उठा रहे हैं। और कोरोना आ रहा था तो आपको रक्त चाहिए और वायु चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और अभी हसदेव कट रहा है तो उसके लिए वायु आपको नहीं चाहिए। ये नेता हमेशा अपने इस्तेमाल करने के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं। अभी राम मंदिर, जिसमें शंकराचार्य लोग बोल रहे हैं कि अभी इनका हमें उद्घाटन नहीं करना चाहिए, लेकिन ये अपने निजी स्वार्थ के लिए राम मंदिर का उद्घाटन समय से पहले कर रहे हैं, जबकि राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ भी नहीं है। उनका जो गर्भ स्थान है, जहाँ पे राम भगवान बैठाया जाएगा, उनका ऊपर का क्षेत्र पूरा बना नहीं है। बाद में उसी ऊपर के क्षेत्र पे जाके मजदूर लोग काम करेंगे तो सर पे, भगवान जी के सर पे तो पैर पड़ेगा ना। और शंकराचार्य गुरु लोग जी इनके खिलाफ है, तो अब उनका भी मन मान नहीं रहे और अपना मनमानी कर रहे हैं। ये कहाँ तक जायज है? खैर जो भी है, इलेक्शन का समय है तो राम मंदिर का उद्घाटन कीजिए। और फिर मैं भविष्यवाणी कर दे रहा हूँ कि वहाँ से फिर कोई आतंकवादी हमला होगा, झूठ के मूठ, फिर उसी पे आप वोट बटोरिएगा और सहानुभूति बटोरिएगा, लोग आपको वोट देंगे। और भारत का जो है हमारा जीडीपी इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, भुखमरी, बेरोजगारी का रेट और नीचे गिरता जाएगा। तो बेरोजगार लोग कर भी क्या सकते? कुछ नहीं। नेता लोग तो रो रहे हैं, केजरीवाल, ईमानदार नेता के बहुत सारे नेता जेल में पड़े हुए हैं, और आपके नेता पे 4 सीट हो भी जाता है तो वो स्वतंत्र घूम रहे हैं, ठीक है। खैर जो भी हो, ये सब बात हम नहीं करना चाहते हैं। ये बात आंसर में बता दिया ना, भारतीय अधिनियम, परिषद अधिनियम। ये क्या था भाई? ये जो था भारत के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, ये क्या था? ये था कि मुसलमानों को और हिंदुओं को एक अलग अलग मंडल प्रोवाइड कर दिया गया, और मुसलमानों के कान में ये बोल दिया गया कि भारत आपका भी है, अब आपको भी इसमें हिस्सा मांगना चाहिए। जब भी ये बात हिस्से की आती है ना, तो आपस में मतभेद, दो भाइयों में मतभेद होना लाजमी है। और कांग्रेस की ये सबसे बड़ी भूल थी कि कांग्रेस यहाँ पर हामी भर दिया। अगर कांग्रेस इसका विरोध कर देता उसी समय ना, तो आज ये समस्या होता नहीं, आज हमारे पास पाकिस्तान होता नहीं, ठीक है। तो खैर वो सारी समस्याएं बाद में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर होगा हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अच्छा, 1909 अधिनियम को और क्या, किस अधिनियम के नाम से जानते हैं? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हमें क्या दिया गया? तो पृथक्करण निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये लास्ट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। 1800, अच्छा एक नोटिस करते आ रहे हो 3 दिन से कि हिस्ट्री ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, साइंस ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है ना, और करंट आ रहा है। तो हिस्ट्री, साइंस, करंट और बिहार स्पेशल, यही जान है बीपीएससी के प्री को निकालने के लिए। हिस्ट्री से 30 क्वेश्चन आएगा, साइंस से 25 क्वेश्चन आएगा, करंट से 30 आएंगे, और बिहार स्पेशल से 30 आएंगे। जब सबको जोड़िएगा ना, तो 3 चौक 12, लगभग 120 क्वेश्चन आएंगे, और कटअप जाता है 90, 91, 92। तो ये 4 पेपर भी कर लिए ना, काम हो जाएगा। ज्योग्राफी से आते हैं 10-12 क्वेश्चन, और पॉलिटी से भी आते हैं 10-12 क्वेश्चन पीटी में। मैं पीटी का बात कर रहा हूँ।
तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हिस्ट्री का दिख रहा होगा और वो भी मॉडर्न हिस्ट्री का दिख रहा होगा, तो फोकस मॉडर्न हिस्ट्री पे करना है क्योंकि मेंस में भी वहां से क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, हो विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ये सारे विद्रोह मोस्ट इंपॉर्टेंट है जब झारखंड हमारे साथ था। कोई फर्क नहीं पड़ता झारखंड हमारे साथ नहीं है, लेकिन आज भी वो हमारा भाई ही है, हम उसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं ना, जाते हैं ना झारखंड में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाई मेरे साथ है कि नहीं, बस वो मेरे साथ है। पॉजिटिव वे में सोच रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोल रहा है बुद्धू भगत के बारे में, ये बिहार का बात नहीं है, ये झारखंड में सिंहभूम जिला का बात है। बुद्धू भगत की बात करें तो ये 1831 का बात कर रहा है ना, 1831। बुद्धू भगत का अगर जन्म देखिएगा तो बुद्धू भगत का जन्म हुआ था 17 फरवरी 1792 ईस्वी में, समझे, 92 ईस्वी में। और बुद्धू भगत लगभग 40 साल तक इनका जीवन था, यानी 40 साल, यानी ये 14 फरवरी 1832 ईस्वी में बुद्धू भगत का देहांत हो गया था। मात्र 40 वर्ष तक जिए थे, सिंहभूम के क्षेत्र में थे और बुद्धू भगत इस आंदोलन में तब अपने आप को समर्पित कर दिए। एक अंग्रेजों ने एक बिल लेकर आया था जिसे कहते हैं, हमारा लॉर्ड कर्जन का तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, एक और था जिसमें राज्य को मिलाया जा रहा था, उसको क्या कहते थे? ये आया था 1793 में। 1793 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? जिसमें एक दूसरे राज्य के क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लिया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। राज हड़प नीति तो लॉर्ड डलहौजी ने लाया था ना, ये लॉर्ड डलहौजी नहीं था। यहाँ पर एक और था, समझे, अस्थाई बंदोबस्त। हाँ, अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लाया गया था। और जब अस्थाई बंदोबस्त आया था तो जितने भी क्षेत्र थे ना, आदिवासी क्षेत्र थे या और भी जितने क्षेत्र थे, वहाँ पे एक प्रथा ने जन्म लिया जिसे कहते हैं जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा जब सामने आई ना, तो जो आदिवासी के जमीन था उसको हड़प लिया जा रहा था, उनके बहू बेटियों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा था, उनसे बेगारी करवाई जा रही थी। तो इस स्थिति में बहुत सारे आंदोलन धीरे धीरे हो गए और सारे के सारे आंदोलन आप देखोगे तो 18वीं शताब्दी के अंत से 19वीं शताब्दी तक चले हैं। जितने भी सारे आंदोलन चले हैं आदिवासियों के द्वारा चलाए गए। अस्थाई बंदोबस्त के कारण ये भी हो गया कि सिंहभूम के क्षेत्र में जमींदारी प्रथा उत्पन्न हो गई और जमींदार इनके जमीनों को हड़पने लगा, इनसे बेगार करवाने लगा, इनकी बहू बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार करने लगा। इसके कारण बुद्धू भगत सामने आया और इस आंदोलन को अंजाम दिया। और ये कहाँ हुआ था? तो सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था। झारखंड में पड़ता है ये सिंहभूम का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी हो जाता है यार, भूल जाते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा थोड़ी है, भगवान थोड़ी है, जो याद रहेगा, हो जाता है मिस्टेक। आगे T20 क्रिकेट, ये 2 दिन पहले क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? कौन पसंद आ रहा है आपको? विराट कोहली। पता है इसमें क्या होता है? नहीं जानते तो पसंद करते हैं ना लोग। कौन है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रोहित शर्मा। बिल्कुल सही। अच्छी बात है ना, क्रिकेट से था, मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट में है नहीं, लेकिन इंटरेस्ट रहे चाहे नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा आपको, कोई मैटर नहीं करता इंटरेस्ट है कि नहीं। आगे, हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमान महोत्सव का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा कहाँ जी? तुक्का मारिए। हरियाणा में किया गया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, सैन्य रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ऑलरेडी मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन शायद चलते चलते पूछ भी लिया हूं, तो पूछने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर मैं करवा देता हूं। इसका आंसर होगा 4th। पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे रसिया और तीसरा पे चीन है, चौथे पे भारत है। खुश होने वाली ज़्यादा बात नहीं है, मैं बता देता हूँ कि टॉप 10 में पाकिस्तान भी शामिल है और पाकिस्तान का स्थान इसमें 9वां है। ठीक है, तो ज़्यादा भारत पाकिस्तान मत कीजिए, अगर करना ही है तो भारत चीन कीजिए। हमारी अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है, पाकिस्तान कुछ नहीं हमारे सामने है। बिहार के आसपास बाउंड्री के सीमा पे रहता तो 2-4 पाकिस्तानी को हम तो डेली मार देते, मेरा बच्चा लोग मार के चला था। तो पाकिस्तान का बात नहीं करना है, तो करना है चीन का। और शुक्र है कि बिहार और चीन के बीच में नेपाल आ जा रहा है, नहीं रहता ना तो चीनों वाला को हम लोग समझा देते, ठीक, कि बिहारी कैसा होता है। वो तो नेपाल हमारा भाई जैसा है, तो दोस्ती यारी चलते रहता है। खैर, क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि अच्छा लगा होगा आपको सेशन। अगर अच्छा लगा लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर आप कमेंट में कीजिएगा। मिलते हैं फिर 20 क्वेश्चन के साथ कल।
तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखिए। कोई क्वेश्चन अगर गलत हुआ होगा मेंशन आप कर दीजिएगा, कुछ पूछना होगा तो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं, ठीक है, बाय।